आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आई, इंडिया आउट कैंपेन चला करके यहां भारत के खिलाफ माहौल या सेंटिमेंट इकट्ठा करके सरकार में पाने की जो चाहत मालदीव्स ने रखी, वैसी ही कुछ चाहत अब फिलहाल बांग्लादेश में देखी जा रही है। बांग्लादेश की बात हम क्यों कर रहे हैं, इस विषय को हम इसलिए समझाएंगे क्योंकि भारत के दोनों तरफ पड़ोस में, चाहे एक और दक्षिण पश्चिम की तरफ मालदीव्स और दूसरी तरफ पूर्व की तरफ बांग्लादेश, दोनों ही क्षेत्र वो हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से मायने रखते हैं। जहां तक बात बांग्लादेश। हेलो दोस्तों, तो सभी को नमस्कार और सीजी रिएक्शन ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मालदीव के बाद अभी जो है कि बांग्लादेश जो हम लोग का एकदम नेबर कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है, और जिसकी मदद भारत हमेशा करता रहा है और एकदम सच्चा साथी की तरह कर रहा था, वो भी अभी इंडिया आउट कैंपिंग चला रहा है। तो क्यों चला रहा है और किस तरह से इसे जो है हमारे पड़ोसी देश ऐसे क्यों कर रहे हैं और काहे अभी बांग्लादेश कर रहा है, उसके बारे में वीडियो है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या है, क्या माजरा है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को दोस्तों अपने दोस्त यारों के साथ। तो वीडियो पर बने रहिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि काफी कुछ मिलता जुलता है और काफी कुछ सुना सुना सा है। जी हां साथियों, मालदीव्स के बारे में आपने मुझसे कई बार सुना है। आपको मालूम है कि किस प्रकार से मालदीव्स के अंदर वर्तमान में मुइज्जू की सरकार भारत को बाहर निकालो यानी इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आई। इंडिया आउट कैंपेन चला करके यहां भारत के खिलाफ माहौल या सेंटिमेंट इकट्ठा करके सरकार में पाने की जो चाहत मालदीव्स ने रखी, वैसी ही कुछ चाहत अब फिलहाल बांग्लादेश में देखी जा रही है। बांग्लादेश की बात हम क्यों कर रहे हैं, इस विषय को हम इसलिए समझाएंगे क्योंकि भारत के दोनों तरफ पड़ोस में, चाहे एक और दक्षिण पश्चिम की तरफ मालदीव्स और दूसरी तरफ पूर्व की तरफ बांग्लादेश, दोनों ही क्षेत्र वो हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से मायने रखते हैं। जहां तक बात बांग्लादेश की हो तो थोड़ा सा इतिहास जान लेना उचित होगा, सो दैट आज का इंडिया आउट कैंपेन आपको समझ में आ सके। फिलहाल बांग्लादेश के अंदर सरकार में जो पार्टी बैठी हुई है वो भारत हितैषी है। शेख हसीना की सरकार है। शेख हसीना, जिनके पिता मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है या ये कहा जाता है कि वो फादर ऑफ बांग्लादेश हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान से बांग्लादेश सेपरेट हुआ था। बाय द वे, आपको यह याद होगा कि जब भारत का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान नाम के दो देश बने, तो पाकिस्तान असल में दो भागों में बटा। एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान 1971 के युद्ध में भारत से हारकर अलग देश बन गया। अलग देश बना, नेटिव रूप से तो वो पाकिस्तान ही था, लेकिन अब चूंकि भारत ने उसके निर्माण में सहयोग दिया था, इसलिए वह भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। या यूं कहिए कि पाकिस्तान में हमने एक थोड़ा नॉर्मल पाकिस्तान या नरम पाकिस्तान ढूंढ लिया था। अब वो बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहा था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तानियों के प्रति पश्चिमी पाकिस्तानियों के द्वारा जिस प्रकार का भाव रखा जाता था, वो इन्हें थोड़ा कमतर आंका करते थे। वो ये मानते थे कि ये बंगाली मुस्लिम हैं, ये वो मुस्लिम नहीं है जो पश्चिमी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो मुसलमानों का जो ये ग्रेडेशन था, इसके चलते जो हीनता बांग्लादेश के या कहिए तो पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों में थी, वही बांग्लादेश के निर्माण का बड़ा कारण बनी। और इस निर्माण में भारत के द्वारा काफी ज्यादा सहयोग दिया गया था उनके अंदर चल रहे संघर्ष को, जो आपस में पाकिस्तान के बीच में चल रहा था। खैर, अब कट टू दी पॉइंट, आज पर लौटते हैं। स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि जो 1971 में बना हुआ 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बना हुआ जो बांग्लादेश था, इसको बनाने वाले थे मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को लीड किया था। आज उन्हीं की बेटी शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना रिसेंटली फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर आई हैं। लगातार चौथी और पांचवी बार वो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश आवामी पार्टी की नेता हैं। बांग्लादेश आवामी लीग नाम से बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी है, उसकी नेता हैं। ठीक है साहब, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है? हाल ही में जब इन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतते ही भारत को धन्यवाद दिया, भारत के प्रधानमंत्री को भी इनको ग्रीट किया। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इनको बधाई दी कि आप हमारे अच्छे मित्र हैं। और वास्तविकता है, क्योंकि भारत के कारण ही बांग्लादेश बना है, तो निश्चित ही भारत के प्रति तो वो अपने मन में भाव रखेगा ही। My first question to you that what's your target in next 5 years
No, internationally in terms of Bangladesh? Yeah. And second question is, what kind of greetings are you receiving from India, especially any talks between Prime Minister Modi? Well, you know, India is a great friend of Bangladesh. 1971, they supported us, and also 75, they gave shelter to us, me and my sister and myself, and also other family members. So India, we consider our next door neighbor, and we have many problems, but we solve it through bilaterally. So I really appreciate that with neighbor we have wonderful relationship, and as you know that I have a good relationship with every country. लेकिन जो अपोजिशन पार्टी थी इस समय पर, जिसका नाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसकी नेता हुआ करती हैं खालिदा जिया। यहां ध्यान से देखने की बात यह है, एक तरफ शेख हसीना है जिनकी पार्टी आवामी लीग है, और दूसरी तरफ इनके अपोजिशन में जो मेजर पार्टी है, हालांकि बांग्लादेश में लगभग 42 पार्टी हैं, यहां पर जो अपोजिशन में मेजर पार्टी है उसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और उसकी नेता है खालिदा जिया। अच्छा, जो खालिदा जिया हैं, इनका जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान है, या ये मानिए कि ये पाकिस्तानी थॉट वाली ही हैं। ये मानिए कि जब बांग्लादेश बना उस समय जो प्रो इंडिया थे वो तो आज सरकार में हैं, लेकिन असल में बांग्लादेश था क्या? पाकिस्तानी तो था। तो पाकिस्तान का भाव लेकर के जो पार्टी चल रही है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा जिया की पार्टी है। अच्छा, जो खालिदा जिया की पार्टी है असल मायने में वो शेख मुजीबुर रहमान के हत्या की प्रमुख जिम्मेदार पार्टियों में से एक है। हां, अब आप इस बात को थोड़ा सा रिलेट करिएगा। देखिए, कहा जाता है कि जो मुजीबुर रहमान बंग बंधु या फिर बंगाल के फादर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, बांग्लादेश के नेशन मतलब फादर के नाम से जाना जाता है, मुजीबुर रहमान की हत्या के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसका नाम जियाउर रहमान था। जियाउर रहमान कौन था? तो जियाउर रहमान असल में पहले आर्मी में कैप्टन हुआ करता था, पाकिस्तानी आर्मी में, जब ये पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश। तो जियाउर रहमान जब बांग्लादेश टूट करके अलग हुआ, या कहिए पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, तो उस समय पाकिस्तानी सेंटीमेंट लेकर के इस बांग्लादेश में रह गया वो व्यक्ति था। इसने अपने द्वारा घात लगाकर या फिर प्लानिंग करके मुजीबुर रहमान की हत्या करवाई। मुजीबुर रहमान की हत्या हुई और इसी की पत्नी है खालिदा जिया। तो अब आप रिलेट कर लीजिए कि मुजीबुर रहमान का अपोजिशन वाला व्यक्ति जियाउर रहमान, जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया, खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और खालिदा जिया का बेटा जो कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है उसका नाम है तारिक रहमान। अब इस पूरी की पूरी फैमिली ड्रामा को रिलेट करिएगा। पूरा फैमिली ड्रामा कुछ इस प्रकार से है कि बांग्लादेश में जो आवामी लीग नामक जो पार्टी है वर्तमान में शेख हसीना वाली, वो तो सरकार में है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन में जो बीएनपी है उसने इस बार चुनाव में पार्टिसिपेट करने से ही इनकार कर दिया। अब पार्टिसिपेट करने से इनकार क्यों कर दिया वो समझिए। देखिए, रिसेंटली 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में चुनाव हुए और शेख हसीना दोबारा बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री बनकर आई। लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने में बहुत बड़ा हाथ खालिदा जिया का भी था। बोले क्यों? क्योंकि वो चुनाव ही नहीं लड़ी। उन्होंने अपोजिशन को चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया कि आप लोग चुनाव मत लड़िए। तो जब अपोजिशन चुनाव नहीं लड़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस में 2 लोग दौड़े, उनमें से जो लड़ा या फिर जो चला वो तो विनर होना ही था। इसी कारण से शेख हसीना चुनाव जीत गई। अब चक्कर बनता है कि सर एक बात बताइए, खालिदा जिया चुनाव क्यों नहीं लड़ी? इसके पीछे का कारण यह है कि खालिदा जिया शेख हसीना से, क्योंकि शेख हसीना पहले भी प्रधानमंत्री थी, तो शेख हसीना से कह रही थी कि जब चुनाव का समय आए 2024 में, तो आप लगभग 2 महीने पहले चुनाव छोड़ करके अंतरिम सरकार बनाइएगा। अब ये अंतरिम सरकार क्या होती है? अभी रिसेंटली पाकिस्तान में क्या चल रहा है ना, कि पाकिस्तान में इन दिनों अंतरिम सरकार चल रही है। अंतरिम सरकार का मतलब ये समझिए कि वर्तमान में किसी की भी सरकार नहीं है, एक केयर टेकर पीएम बनाया हुआ है। बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पर ही खालिदा जिया शेख हसीना से अंतरिम सरकार की डिमांड कर रही थी कि आप यहां पर भी इंतरिम गवर्नमेंट बनाइए। अगर आप नहीं बनाएंगी तो चूंकि आपका ही कंट्रोल बांग्लादेश की सरकार पर और सरकारी मशीनरी पर रहेगा, इसलिए चुनाव जीतकर तो आप ही आएंगी, चुनाव जीतकर आप आएंगी तो फिर चुनाव लड़ने का फायदा क्या? इस प्रकार से खालिदा जिया चुनाव से बाहर हो गई। चुनाव से बाहर हुई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई और भारत ने शेख हसीना को बधाई दे दी। अच्छा, ये भारत हितैषी जानी जाती हैं।
भारत हितैषी जानी जाती है क्योंकि वास्तविकता है भारत का कर्ज है भाई, भारत ने इनको चुनाव जिताया है। लेकिन खालिदा जिया ने सही किया या गलत किया, इसके पीछे भी चलते हैं थोड़ा सा। असल में खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की, एक बार 91 से 96 के बीच में और एक बार 2001 से 2006 के बीच में। असल में हुआ ये कि जब खालिदा जिया 96 तक प्रधानमंत्री थी, तब शेख हसीना ने सेम इसी प्रकार का प्रोटेस्ट किया था जैसा फिलहाल खालिदा जिया कर रही हैं। शेख हसीना ने 1996 के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए खालिदा जिया से डिमांड किया था कि आप अंतरिम सरकार बनाने दीजिए, अंतरिम सरकार की प्रेजेंस में इलेक्शन होने चाहिए, तब जाकर फेयर इलेक्शन होंगे और उन फेयर इलेक्शन से यह निर्धारित होगा कि विनर कौन है। तो फिर आप पूछेंगे कि इस बार शेख हसीना ने क्यों मना कर दिया जब खालिदा जिया इस चीज की डिमांड कर रही हैं। शेख हसीना ने कहा इस प्रकार का संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे परमिट कर दूं। यानी कि एक प्रकार से शेख हसीना खालिदा जिया से तो अपना अधिकार मांग ली थी, अच्छा आसानी से, हालांकि खालिदा जिया ने भी तब नहीं माना था। खालिदा जिया 1996 में नहीं मानी थी, उन्होंने चुनाव करा के खुद से दोबारा सरकार में आ गई थी। लेकिन बांग्लादेश में भयंकर मतलब जबरदस्त तरीके की राजनीतिक हिंसाएं हुई थी 1996 के बाद, जिसके चलते यूएन को इंटरफेयर करना पड़ा था, दोबारा चुनाव होने पड़े थे, तब जाकर सरकार आई थी। अब चूंकि शेख हसीना दोबारा सरकार में आई हैं और खालिदा जिया चुनाव बिल्कुल उसी अंदाज में लड़ने से इनकार कर दी हैं, अंतरिम सरकार के डिमांड के चलते अब यहां पर राजनीतिक संघर्ष की उम्मीदें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में संभव है खालिदा जिया वही वाला दौर जो कभी शेख हसीना ने दिखाया था वही दिखाएंगी और बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक संकट उत्पन्न होगा। अब बड़ा सवाल फिर बनता है, राजनीतिक संकट कैसे उत्पन्न होगा? हाल ही में तो सब कुछ ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 7 जनवरी को चुनाव हुए, उसके बाद में इन्होंने अपनी शेख हसीना पीएम बनकर आ गई। तो इन्होंने क्या स्मार्टनेस अपनाई है, अब वो समझिए। देखिए असल मायने में क्या है ना कि भारत और बांग्लादेश इन दिनों बहुत अच्छे समय को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में खालिदा जिया प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना मंत्री हुआ करती थी। अब चूंकि शेख हसीना है तो उनका भारत के प्रति रवैया बड़ा ही नरम है। नरम है इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि भारत बांग्लादेश से लगभग $2 बिलियन का इंपोर्ट करता है और लगभग $1 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। दैट मींस बांग्लादेश में इंडियन माल बहुत ज्यादा जाता है। इंडियन माल ज्यादा जाता है यानी कि इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा है। इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जब इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हुए तो हमने बायकॉट चाइना शुरू किया था, जिससे हमें लगा कि हम चाइना के ट्रेड्स को रोक देंगे, इससे चाइना को नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल उसी तर्ज पर अब बांग्लादेश हमारे साथ करना चाहता है कि इंडिया आउट कैंपेन चलाओ। इंडिया आउट कैंपेन का मतलब समझ गए अब आप, कि इंडिया को बाहर करो यानी इंडियन गुड्स का बायकॉट करो। इंडियन गुड्स का बायकॉट होगा तो इंडिया नीचे आएगा। यह माना जा रहा है कि इंडिया ने ही शेख हसीना को सहायता की है, इंडिया ने ही शेख हसीना को चुनाव जीतने में मदद की है। यानी कि किसी भी प्रकार से शेख हसीना को उसके हर कृत्य को सही ठहराने का कार्य इंडिया ने किया है, क्योंकि इंडिया समर्थित शेख हसीना है। इसलिए शेख हसीना का विरोध मतलब इंडिया का विरोध, और इंडिया का विरोध करेंगे तो वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनका विरोध किया जाएगा, इंडियन गुड्स का विरोध किया जाएगा, और जब इनका विरोध होगा तो पब्लिक सेंटिमेंट्स में एंटी इंडिया इफेक्ट क्रिएट होगा। एंटी इंडिया इफेक्ट क्रिएट होने से खालिदा जिया को एक राजनीतिक एजेंडा मिलेगा। अच्छा, इन सब कामों को करा कौन रहा है? करा रहा है खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान। अब वो कहां है? असल मायने में वो 2008 के लगभग बांग्लादेश से भाग करके ब्रिटेन चला गया है इलाज कराने के लिए। वो कई बार, उसके बारे में ये जानकारी पहले भी निकली है कि वो आईएसआई के संपर्क में रहा है। जब उसके बापू यहां पर बांग्लादेश के अंदर राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, मां जब उसकी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब पता चलता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के आईएसआई का एक ट्रेनिंग कैंप बना हुआ था कि इंडिया में अगर इन्फिल्ट्रेशन कराना है, इंडिया में अगर आतंकियों को घुसाना है तो वाया बांग्लादेश होकर आते थे। यानी इंडिया का हित इसमें है कि खालिदा जिया की सरकार ना बने, ये सच है। खालिदा जिया भी इस बात को जानती है और उनका बेटा तारिक भी इस बात को जानता है। तारिक बाहर बैठ करके कई बार इस तरह की प्लानिंग करता है। तो जितने भी प्रकार के हमले फिलहाल बांग्लादेश में होते हैं, इंक्लूडिंग आप सोचिए कि बांग्लादेश की कोर्ट ने तारिक, जो कि खालिदा जिया का बेटा है, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई हुई है, और लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा से बच करके वो बांग्लादेश से निकलकर यूके में बैठा हुआ है। और बांग्लादेश की सरकार, शेख हसीना सरकार, यूके से उसको यहां मंगाने का प्रयास कर रही है प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से कि भैया हमारा वो भगोड़ा है उसे वापस भेजे। जस्ट लाइक जैसे हम विजय माल्या को बुला रहे हैं कि उसे हमारे यहां भेजिए, तो बिल्कुल वैसे ही उसे बुलाने का बांग्लादेश प्रयास कर रहा है। तो कुल मिलाकर के
पाकिस्तान का हित खालिदा जिया में है, खालिदा जिया के हितों को पूरा तारिक कर रहा है, तारिक यूके में छुपकर बैठा हुआ है और बांग्लादेश के अंदर खालिदा जिया के पक्ष में रैली करवाता है और अवामी लीग के नेताओं पर हमले करवाता है, शेख हसीना के खिलाफ प्लांट करवाता है, बम प्लांट करवाता है। इवन एक ब्लास्ट के अंदर तो शेख हसीना के कान का सुनने का भी मतलब वो पड़ गया था, सुनना भी धीरे हो गया था। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि किस प्रकार से एंटी इंडिया सेंटीमेंट बांग्लादेश में क्रिएट हो रहा है, यह आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब एक प्रश्न आपके मन में अंतिम रूप से रह गया होगा, सर इंडिया क्या शांति से नहीं रह सकता क्या है? इंडिया बांग्लादेश में, इधर बांग्लादेश मालदीव में देख लीजिए, अब हम बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या हम बिल्कुल अच्छे नेबर बन के नहीं रह सकते क्या? इंडिया वो था जो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी रखता था। तो देखिए, मैं आपसे केवल इतना सा कहूंगा, इंडिया वो था जो अपने पड़ोस में पाकिस्तान रखता था। 1947 से 71 तो असल में हमारे बगल में पाकिस्तान ही था ना। पाकिस्तान के स्थान पर भारत ने ही बांग्लादेश को बसाया, यानी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने वाला भारत ही था। यानी आप ये मत भूलिए कि 1971 से पहले जो पाकिस्तान हुआ करता था, यानी कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान का विभाजन होकर के पाकिस्तान बना था, वो सेंटीमेंट तो बांग्लादेश में एनी टाइम रहेंगे। बांग्लादेश के अंदर भारत का समर्थन पैदा हुआ, भारत के पक्ष में विचारधाराएं आई, ये तो भारत के सहयोग से ही संभव हुआ। तो आज अगर शेख हसीना के नेतृत्व की सरकार भारत के हितैषी फैसले लेती है, या ये कहिए कि यहां पर भारत का इंटरफेरेंस है, तो यह भारत की सकारात्मक जीत ही है। लेकिन रिवर्स में अगर बात करें, नहीं सर खालिदा जिया को भी तो हम मेंटेन करके चल सकते थे, अरे ऐसे तो फिर हम पाकिस्तान को भी मेंटेन करके चल ही सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है? पाकिस्तान का ही तो पार्ट है ना, ये हमारा पोता ही तो है ये। तो इस आधार पर रिलेशंस को जज ना किया जाए, बेहतर है कि भारत का इंटरफेरेंस यहां रहे। सर लेकिन एंटी इंडिया सुनकर के बड़ा गंदा लगता है अंदर से, यह आपके प्रभाव को भी तो दर्शाता है कि आप इतने प्रभावशाली तो हुए। जिस प्रकार से कभी भारत में हम एंटी ब्रिटिश या फिर ये सुनते थे ब्रिटिश वस्तुओं का बायकॉट किया जाएगा, स्वदेशी अपनाया जाएगा, तो ब्रिटिशर्स के अंदर पावर थी तभी तो सुनते थे। आज चीन हमारे देश के अंदर इतना सामान भेजता है, उसका प्रोटेस्ट सुनते हैं, तभी तो अंदर संतुष्टि आती है कि चलो हम कुछ बड़े होंगे। तो अगर बांग्लादेश में भारत का विरोध हो रहा है तो डेफिनेटली इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है। और देखिए, जियोपॉलिटिक्स में जयशंकर साहब की यह बात जाननी होती है कि कोई भी परमानेंट शत्रु नहीं होता है, कोई भी परमानेंट मित्र नहीं होता है, कोई भी चीज डार्क ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है, कुछ फील्ड्स ग्रे भी होते हैं। My response to the first question is, don't believe everything you read in the press. Second part of it is, trust Indian diplomacy. So there will be, look, every country has problems in its neighborhood. It's never as good as they say it is, it's never as bad as they say it is. There will be problems. Our job is to anticipate, assess, respond. You know, at the end of the day, neighbors have relationships with each other. They find, they find understandings. It is in the nature of politics that there are sharp positions which are taken. Diplomacy does not always go by that sharp position. It says, okay, I hear you. You said something very strong. Now, why don't we sit down? Once you sit down, you'll say something less strong. I guarantee you that. So, our job is to look, hear it out, understand it, reason with people, find, something which works. Because at the end of the day, neighbors need each other. History and geography are very powerful forces. There is no escape from them. On your other question, Red Sea, you're a naval captain, so you know the importance of what I'm saying. The Indian Navy has deployed 10 ships today in that region, because we got a double problem. We got a piracy problem and we've got a missile drone problem. तो बढ़िया से इंडियन डिप्लोमेसी पर प्रॉपर तरीके से विश्वास रखिए। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और हाँ, जाते जाते मोदी जी का यह संदेश सुनना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल सब्सक्राइब करें, हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों का क्या कहना है, अपनी कमेंट में अपनी राय दें। और साथ ही ये जो इंडिया आउट का कैंपेन जो चला रहे हैं पड़ोसी देश जितने भी हैं,
क्यों चला रहे हैं। और कभी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तो अभी पता नहीं, लेकिन मालदीव सभी और श्रीलंका ऐसे यार क्यों कि कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन जब चाइना के तरफ ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं तब ये लोग ऐसे कर रहे हैं। और लगभग सभी देश ऐसे कर रहे हैं, जो पड़ोसी देश हैं वो तो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका पता नहीं। तो आप लोग वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।